आज की वीडियो में स्वागत करता हूं और ये अपन जो है दूसरा नंबर का वीडियो होने वाला है। ठीक है ना। मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी का ये दूसरे नंबर का वीडियो अपन थ्योरी का होने वाला है। पहला वीडियो मैं इंट्रोडक्शन का आप लोग को दे चुका हूं और ये दूसरा वीडियो है। और मैं आपको आज बता दूं कि आपका जो थर्ड ईयर का क्लास चलेगा वो थर्ड ईयर का मंडे और ट्यूसडे 2 सब्जेक्ट है, दोनों दिन हो जाएगा एक एक वीडियो। फिर उसके बाद हम लोग जो है करेंगे फ्राइडे और सैटरडे को समय वही रहेगा, शाम में 6 बजे। अब ऐसा क्यों, सप्ताह में 4 दिन क्लास क्यों आपका चलेगा? क्योंकि मैं बता दूं कि एएनएम का भी क्लास मैं स्टार्ट किया हूं, तो आपके कोई जानने वाला हो तो एएनएम का क्लास कर सकते हैं। तो मैं उनको संडे को 2 क्लास और बाकी 2 दिन आपका वेडनेसडे और थर्सडे एएनएम का आपके समय 6 बजे पर उनका चलता है। तो इसलिए हम जो है मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे सैटरडे आपका थर्ड ईयर का क्लास, सप्ताह में 2 क्लास, दोनों सब्जेक्ट का 4 क्लास होगा, कम नहीं होता है, आराम से ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विषय है मिडवाइफरी से ऊपर, जो कि दूसरा यह वीडियो होने वाला है 2024 से 25 का। देखिए टॉपिक में महिला जनन अंग और मासिक धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है आपको पढ़ना चाहिए कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं। साथ में हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों अच्छा है जानकारी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, इसमें महिला के जनन अंगों को 2 प्रकार से 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। 2 अलग अलग पार्ट किस में बांटा गया है, चलिए देख लीजिए। पहला जो पार्ट में बांटा गया है वो एक्सटर्नल जीनेटल एरिया है। ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन्स है, यानी बाहरी जनन अंग है। इसमें वे सारे ऑर्गेन महिला के शामिल हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, और बाहरी की तरफ जो भी जननांग होता है उसे हम लोग वाल्वा कहते हैं। वाल्वा जो होता है बाहरी जनन अंगों को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस होता है, यह जघन अस्थि के ऊपर फैटी टिश्यू होता है। यानी मॉन्स प्यूबिस जो होता है यह जघन अस्थि के ऊपर फैटी टिश्यू होता है, यानी यह एक लेयर होता है स्पंजी, जो आपके जनन अंग एरिया के आसपास होते हैं, एक फैटी लेयर सा होता है। जैसे मैं बता दूं, यह जो होता है मॉन्स प्यूबिस, आपका जो वेजिना होता है, वेजिना जो होता है इसके आसपास जो मोटा लेयर होता है, इसको ही जो है हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, और इसी पर प्यूबिक हेयर जमता है। ठीक है ना। इसी पर प्यूबिक हेयर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो निकलते हैं। ठीक है। तो ये मॉन्स प्यूबिस होता है। ओके। लेबिया मेजोरा जो होता है बाहरी एक प्रकार के, या लेबिया मेजोरा जो है बाहरी होता है, और ये लेबिया माइनोरा अंदर होता है, भीतरी होता है। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा कि ये लेबिया मेजोरा 2 तरह के होते हैं, एक बाहरी होता है और एक लेबिया माइनोरा आंतरिक होता है। ठीक है। क्लिटोरियस होता है, यह एक ऑर्गेन है जो उत्तेजना का संवेदनशील भाग है। यह मेल के पेनिस के समान होता है, महिलाओं में होता है। क्लिटोरियस हल्का सा एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, सेंसेशन होता है, उत्तेजना होता है। पुरुषों के पेनिस के समान है, महिला के वेजिना के ऊपर लगा होता है। ठीक है। वेस्टिबुल होता है, यह एक योनि द्वार होता है, योनि का द्वार होता है वेस्टिबुल। ठीक है। ये सब कौन सा, ये सब आपका बाहरी ऑर्गेन है। यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, मूत्र मार्ग का द्वार होता है जहाँ से मूत्र निकलता है, तो ये ओपनिंग वाला पार्ट है। वेजिनल ओपनिंग होता है जिसे इंट्रोइट्स बोलते हैं, योनि द्वार बोलते हैं। तो योनि में 2 छिद्र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। योनि में 2 छिद्र होता है, एक योनि का द्वार होता है, ठीक है, और एक आपका जो होता है यूरिन पास करने वाला होता है। इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, समझ गए। एक पेरिनियम होता है, योनि गुद्दा के बीच का क्षेत्र होता है। पेरिनियम क्षेत्र जो होता है जहाँ पे पेरिनियम कट मारा जाता है अगर बच्चा नहीं जन्म लेता है तो यह पेरिनियम गुद्दा और योनि के बीच का क्षेत्र होता है, समझ गए। बहुत पतला स्किन होता है पेरिनियम क्षेत्र में, अगर बच्चा नहीं जन्म लेता है, उसको नहीं मिल पाता है ओपनिंग अच्छा से, तो इसी पेरिनियम क्षेत्र में कट मारकर जगह को फैला किया जाता है द्वार को, जिससे बच्चा आसानी से निकल सके। तो ये सब बाहरी है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरियस, वेस्टिबुल, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल जो है वेजिबुनल ओपनिंग। ठीक है ना। पेरिनियम, ये सब बाहरी ऑर्गेन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना।
अब आंतरिक ऑर्गेन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गेन के बारे में हम लोग देखें। अब मैं ये क्यों ऐसे बता रहा हूँ, तो मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस आपको याद दिलाने के लिए, ताकि थर्ड ईयर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा सारे ऑर्गेन का, तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आंतरिक ऑर्गेन जो होता है उसमें आपका वैजिना आता है, ठीक है ना। वैजिना, यह वैजिना पेशाब की नली और मल द्वार के बीच स्थित होता है। शिशु के जन्म में काफ़ी भूमिका निभाता है ये वैजिना, तो योनि, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे है यूट्रस है। अब यूट्रस आपको पता है कि ये पूरा इंटरनल संरचना है, अंदर होता है। इसमें बच्चा विकास वृद्धि करता है इसी यूट्रस में पूरे 9 महीने 7 दिन, ठीक है ना। नाशपाती के आकार का यह अंग है, इसमें गर्भ ठहरता है। ये मांस का बना हुआ खोखला ऑर्गेन होता है जो बेसिकली गर्भ के लिए, गर्भ अवस्था के लिए ही जो है ये बनता है, ठीक है ना। इसके 3 भाग होते हैं, यूट्रस के 3 भाग होते हैं। फंडस होता है जो ऊपरी भाग होता है, बॉडी होता है जो बीच वाला, और सर्विक्स होता है जो कि निचला भाग होता है। तो ये जो सर्विक्स होता है यूट्रस के साथ में ही अपन लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो भाग पतला वाला भाग होता है ये सर्विक्स का ही होता है जो यूट्रस के साथ लगा होता है। तो ये फंडस वाला हो गया, ये बॉडी हो गया और ये सर्विक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इंटरनल पार्ट में, जेनिटल ऑर्गेन के इंटरनल पार्ट में ही फैलोपियन ट्यूब आता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, अंडा को ले आने का काम होता है इसी नली के द्वारा। निषेचन का भी काम फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ता है। ये क्या करता है, अंडाशय और गर्भाशय को आपस में जोड़ता है। कौन, फैलोपियन ट्यूब। निषेचन यहीं पे होता है और निषेचन होने के बाद जो कंसेप्शन बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसका आरोपण यूट्रस में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अंडाशय, ओवरी भी आपका इंटरनल ही होता है, अंदर ही होता है। तो ओवरी जो अंडाशय होता है जहाँ पे अंडा बनता है, यह अंडाणु बनाते हैं और हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो हार्मोन यहीं से रिलीज होता है, अंडाशय से ही, और अंडा भी यहीं पे बनता है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ओके, अब हमें जो पढ़ना है बेसिकली मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में कि कौन इंटरनल होता है, कौन एक्सटर्नल होता है। अब यहाँ पे मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म के बारे में बताऊँगा। तो मासिक धर्म के बारे में चलिए हम यहाँ पे डिटेल से बताते हैं। देखिए, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक क्रिया है, यानी यह एक नेचुरल है, सब में होता है, ठीक है ना। सारे फीमेल में होता है, तो ये नेचुरल है। जो फीमेल में नहीं होता है समझ लीजिए वो माँ बनने के लायक, यानी माँ नहीं बन सकती है, सीधा कहा जाए तो। क्योंकि ये जो मेंसेज होता है पूर्ण तरीक़ा से महिला के रिप्रोडक्टिव जीवन यानी प्रजनन जीवन को, लाइफ को बताता है, ठीक है ना। तो मासिक धर्म का परिभाषा है कि यह एक नेचुरल है, या एक नेचुरल जैविक प्रक्रिया, जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल क्रिया है जो बॉडी में घटित होता है, जिसमें हर 28 दिनों में महिला के गर्भाशय के अंदरूनी परत इंडोमेट्रियम टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलता है। अब होता यह है कि जो यूट्रस का आंतरिक लेयर होता है, आंतरिक लेयर अंदर वाला, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये स्पंजी होता है, ऊतक का बना, मांस का बना हुआ स्पंजी होता है। अब ये क्या होता है कि मासिक धर्म पूरे 28 दिन के अंतराल पर होता है। तो ये जो पूरे अंतराल जो होता है, उस जिस अंतराल में मासिक धर्म नहीं होता है, उस अंतराल में ये इंडोमेट्रियम तैयार होता है। स्पंजी लेयर इस पर बढ़ते जाता है। और ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि अगर महिला प्रेग्नेंट हो तो कहाँ उसका कंसेप्शन कहाँ आरोपित होता है, यूट्रस में। तो यूट्रस में इसी एंडोमेट्रियम में ही आरोपित होता है, गर्भाशय के अंदरूनी परत पर ही आरोपित होता है। और पोषण उषण देने का काम यही इंडोमेट्रियम ही करता है, सुरक्षा देने का काम यही इंडोमेट्रियम ही करता है, उस कंसेप्शन को जो निषेचन के बाद वहाँ पे आरोपित हुआ है। तो ये तो होता है कि जब हो जाए प्रेगनेंसी, उसके लिए तैयार होता है इंडोमेट्रियम। लेकिन अब चूँकि 12-13 साल की एज से लड़कियों में शुरू हो जाता है, तो उस समय तो भाई प्रेगनेंसी का कोई संभावना रहता नहीं है। तो हर एक 28 दिनों के बाद जो ये स्पंजी लेयर तैयार होता है इंडोमेट्रियम का, वह नहीं प्रेग्नेंट होने के वजह से क्या होता है, हर एक 28 दिनों के बाद टूट कर निकलता है। यही रीज़न है कि प्रेग्नेंट हो जाने के बाद ये चीज़ें नहीं होता है,
टूट टूट कर नहीं गिरता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जो भी कंसेप्शन है उसको जो भी पूर्ति होता है सप्लाई इसी एंडोमेट्रियम से ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मासिक धर्म भी बंद हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। और मासिक धर्म नहीं होता है मतलब यूट्रस के अंदरूनी लेयर एंडोमेट्रियम जो स्पंजी बनता है पूरे 28 दिनों तक, वह टूट टूट कर निकलता है जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो, ठीक है। टूट टूट कर यह रक्त स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है। रक्त के साथ में उसमें कुछ जो है मिक्स भी जो है टिश्यू वगैरह होता है, वही टिश्यू एंडोमेट्रियम का होता है, समझ गए। तो ये आपका मासिक धर्म होता है। अब बेसिकली मासिक धर्म की जो अवधि होती है आपको समझना होगा, यह एक चक्र होता है, ठीक है, चक्र होता है। अब ये जो होता है आपका एवरेज 28 दिन का माना जाता है, एवरेज 28 दिन, ठीक है। रक्त स्राव की अवधि 3 से 5 दिन का होता है, किसी किसी में हो सकता है 6-7 दिन भी हो, तो ये डिपेंड करता है स्थिति के ऊपर, लेकिन आपका 3 से लेकर 5 दिन तक एवरेज माना जाता है। आगे है रक्त की मात्रा, तो लगभग इन पूरे 3 से लेकर 5 दिनों में रक्त स्राव की मात्रा 3 से लेकर 80 ml, या हो सकता है किसी में ज़्यादा हो तो 100 ml भी, 150 ml भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग वेरिएंट के ऊपर, अलग अलग बॉडी के ऊपर। तो लगभग मान के चलिए एवरेज कि 100 ml ब्लड जो है बॉडी से निकल जाता है इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान जो पर 28 दिन पर होते रहता है। ओके, एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है मासिक धर्म के चक्र के चरण, ये जो पूरे चक्र होता है ये आपके जो है चक्र को समझना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला जो मासिक धर्म के चरण का जो पहला चक्र होता है रजनोवृत्ति चरण होता है, मेंस्ट्रुएशनल फेज होता है। मेंस्ट्रुएशनल फेज जो होता है पूरे 3 से 5 दिन, या यूँ कहा जाए तो 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है। यह गर्भाशय की परत यहाँ से टूट कर निकलती है और यहाँ पे रक्त स्राव होता है। तो ये बेसिकली जो 3 से 5 दिन वाला रजनोवृत्ति का स्टेप होता है मेंस्ट्रुएशनल फेज, वो वाला होता है जो प्रत्येक जो है 28 दिन पर होते रहता है। तो ये पहला फेज होता है। दूसरा जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज होता है, परिपक्वता चरण होता है, समझ रहे ना। यहाँ पे क्या होता है दिन 6 से लेकर 13 तक, मान गए 1 से 5 दिन तक तो वो हो गया, 1 से 5 दिन तक तो वो हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज। अब 6 से 13 दिन का जो फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। अंडाशय में फॉलिकल बनते हैं, हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण यह जो है अंडाशय में क्या होते हैं फॉलिकल बनते हैं, यानी अंडा बनते हैं 6 से लेकर 13 दिन पर, समझ गए। आगे बढ़, अब यहाँ पे आता है तीसरा है अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग जो होता है ओव्यूलेशन, अंडा का निकलना, रिलीज होना, यह लगभग 14वें दिन होता है। क्या होता है 14वें दिन होता है, लगभग 14वें दिन अंडाशय से अंडा निकलता है। हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में तेज़ी से वृद्धि होता है, इसलिए अंडोत्सर्ग में ओव्यूलेशन में जो भूमिका निभाता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तेज़ी से जो है वृद्धि होने से अंडोत्सर्ग की क्रिया में तेज़ी आती है और लगभग अंडाशय से अंडा निकलता है 14वें दिन। अब अंडाशय से अंडा क्यों निकलता है, तो अंडाशय से अंडा इसीलिए निकलता है क्योंकि यह अंडा इंतज़ार करता है, यह अंडा इंतज़ार करता है स्पर्म के लिए कि कोई स्पर्म आए मिले हमसे, और फिर जब दोनों आपस में मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के जो समय होता है 14 से लेकर 16 दिन, 16वें दिन, 14 से 16वें दिन, यानी यूँ कहा जाए मासिक धर्म के 14 से 16वें दिन, मासिक धर्म के बाद 14 से 16वें दिन का जो समय होता है यह काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबली होता है, संभावना होता है प्रेगनेंसी इस समय होने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह ओव्यूलेशन का टाइम होता है और अंडा नए निकला होता है, तो आपके ज़्यादा संभावना होता है प्रेग्नेंट इस समय होने का, अगर इस समय संबंध बनाया जाए इस बीच में तो, समझ गए। तो ये आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है, समझ लीजिए। अब आता है यहाँ पे चौथा जो फेज है वो फेज यहाँ पे देख लीजिए। चौथा जो फेज है वो है ल्यूटियल फेज का। तो ये ल्यूटियल फेज जो होता है यह 15 से 28 दिन का होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने बता दिया कौन सा फेज क्या, मेंसेज फेज 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है, मेंसेज फेज ये होता है। फॉलिकुलर फेज जो है 6 से 13 दिन का होता है, और फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज होता है।
अंडोत्सर्ग फेज होता है, 14वें दिन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है 15 से लेकर 28 दिन का ल्यूटियल फेज होता है। इसमें कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यदि गर्भ ठहरता है तो यह परत बनी रहती है, अन्यथा यह झड़ जाती है। तो ल्यूटियल फेज जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है ये आपका मैं बता दूं कार्पस ल्यूटियम जो होता है यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। अगर गर्भ ठहर जाती है यानी 14-15 दिन 14वें दिन अगर स्पर्म का संपर्क अंडाणु से हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो फिर जो है आपका कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन अधिक बनाने लगता है और गर्भ अगर ठहर जाएगा तो जो परत होता है अंदरूनी वाला वह परत बना रहता है गर्भाशय के लिए गर्भ के लिए। अगर गर्भ नहीं ठहरता है, कोई स्पर्म नहीं मिलता है अंडा को, तो फिर यही फेज में 15 से 28वें दिन काफ़ी तेज़ी से प्रोजेस्टेरोन बनता है। और जब कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो सारे मृत अंडा जो निकला है 14वें दिन, अंडा सहित जो स्पंजी लेयर होता है अंदरूनी गर्भाशय का, वो सारा टूट कर जो है फिर से वापस से 1 से 5वें दिन निकलने लगता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपका जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन का 4 फेज होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है मासिक धर्म को नियंत्रण करने वाला कुछ हार्मोन है जिसको ध्यान दीजिएगा। FSH होता है फॉलिकल परिपक्व करता है, अंडा को परिपक्व करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH होता है यह अंडोत्सर्ग करवाता है यानी अंडा को निकलवाता है बाहर। एस्ट्रोजन होता है गर्भाशय की परत को मोटा करता है। प्रोजेस्टेरोन होता है परत को बनाए रखता है। अगर परत को हटाना हो तो प्रोजेस्टेरोन ही भूमिका निभाता है, परत को बनाए रखना है अंदर तो यही आपको प्रोजेस्टेरोन ही भूमिका निभाता है, समझ रहे हैं ना। महत्व इसका क्या है इन सभी हार्मोन का, तो महिला प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन का बैलेंस होना ज़रूरी है। हार्मोनल संतुलन बनाए रखना इन सब का इसका जो है महत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज बता दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल और यूट्रस के बारे में थोड़ा बहुत। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।